नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी भाषा साहित्य HVS में। दोस्तों, आज हम देखेंगे इंटरनेट के पाठ्यक्रम में इकाई 10 में एक व्यंग्यात्मक रचना दी गई है, भोला राम का जीव। तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वह भी आज हम यहाँ इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। साथ ही इस व्यंग्यात्मक रचना का भावार्थ क्या है, लेखक का क्या उद्देश्य है लिखने का, और किन चीज़ों पर लेखक ने कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है, इन सभी का विस्तार पूर्वक यहाँ पर हम विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न पहला है, भोला राम का जीव के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है हरिशंकर पाराशाही। अगला प्रश्न है, हरिशंकर पाराशाही का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमानी नामक ग्राम में हुआ था। दोस्तों, लेखक की जो सन की डेट है, जो सने हैं, जन्म समय है, वो सुमेलित के रूप में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव किस प्रकार की रचना है? तो ये आपको याद रखना है कि व्यंग्य प्रधान रचना है या व्यंग्यात्मक रचना है। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव नामक रचना के में किस पर प्रहार किया गया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है वर्तमान भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया गया है। अगला प्रश्न है, इस रचना का मूल भाव क्या है? दोस्तों, ये हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है, इस रचना का मूल भाव वर्तमान भ्रष्टाचार पर एक करारा व्यंग्य है। पौराणिक प्रतीकों के माध्यम से भोला राम नामक सेवानिवृत्त एक साधारण व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के पश्चात आने वाली कठिनाइयों को व्यंग्यात्मक रूप में बताया है। इस रचना का जो मूल भाव है वह तो और भी हम आगे आप लोगों को बता रहे हैं अभी, लेकिन इसका जो सारगर्भित भाव यही है। अगला प्रश्न है, भोला राम की जीवात्मा मृत्यु के पश्चात किन किन कार्यों में अटकी है? तो इसका सही उत्तर है पेंशन संबंधी कार्यों में। अगला प्रश्न है, व्यंग्य को विधा का रूप देने का श्रेय किसको जाता है या किस कवि लेखक को जाता है? तो दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है, और इसका सही उत्तर है व्यंग्य को विधा का रूप देने का श्रेय हरिशंकर पाराशाही को जाता है। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव व्यंग्य रचना की कथावस्तु का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। और दोस्तों, इस जो मूल भाव है इसका कथावस्तु का, उससे आपकी जो भोला राम की जीव व्यंग्यात्मक रचना है, इसकी कई जो प्रश्न हैं, जो डाउट हैं, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसका उत्तर है, लेखक ने अपने इस व्यंग्य के माध्यम से समाज में होने वाले भ्रष्टाचारों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। लेखक का कहना है कि आज चालाकी, झूठ, जालसाजी एवं रिश्वतखोरी का चारों ओर बोलबाला है। समाज का प्रत्येक श्रेणी का व्यक्ति इस रिश्वतखोरी एवं चालाकी के रोग से ग्रसित है। बिना इसके कोई भी काम नहीं होता है। यहाँ पर लेखक ने बताया गया है कि समाज में चाहे वो किसी भी वर्ग के व्यक्ति हों और कोई भी किसी भी क्षेत्र का कार्य हो, उन सभी में जो है रिश्वतखोरी, चालाकी और जालसाजी का कार्य चल रहा है। और इन चालाकी, रिश्वतखोरी और जालसाजी, इन सभी रोगों से जो ग्रसित हैं वो समाज का प्रत्येक व्यक्ति है। लेखक ने सबसे पहले कारीगरों, ठेकेदारों एवं इंजीनियरों की पर व्यंग्य किया है कि वे किस प्रकार रद्दी सामग्री का प्रयोग करके भवन निर्माण करते हैं, भवन निर्माण के लिए आए हुए रुपयों को किस प्रकार रख लेते हैं। इसके पश्चात सरकारी दफ्तरों की दुर्दशा का वर्णन किया है। यहाँ चपरासी से लेकर साहब तक सभी को रिश्वत चाहिए। बिना रिश्वत के लिए किस प्रकार प्रार्थना पत्र। दोस्तों, यहाँ ये बताया गया है। देखिए, ये बात हकीकत है, सच्चाई है, बिल्कुल आज की स्थिति में भी यही सब हो रहा है। कारीगर हैं, ठेकेदार, इंजीनियर हैं, जो भवन निर्माण में रद्दी सामग्री का प्रयोग करते हैं, सस्ती सामग्री का प्रयोग करते हैं, और ठेकेदार और इंजीनियर आपस में मिलकर भी जो है सरकारी पैसे को हड़प लेते हैं। तो बिना रिश्वतखोरी के कागज़ कैसे हवा में उड़ जाते हैं, अर्थात कागज़ों पर कार्रवाई रुक जाती है। इस पर लेखक ने व्यंग्य किया है। रिश्वत और घूस लेने की बात को
ना तो साहब खुलकर कहते हैं और ना ही चपरासी लेने के लिए साहब व चपरासियों लेने के लिए खुलकर बात करते हैं। साहब व चपरासियों के सूक्ष्म संकेतात्मक शब्द होते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी इन चीज़ों से अच्छी तरह से अवगत हैं कि जब हम किसी भी कार्य के लिए सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार से रिश्वतखोरी होती है और इशारों ही इशारों में रिश्वतखोरी की जो है बात होती है, जो कि इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि कर्मचारी का काम कैसे होगा। इस व्यंग्यात्मक रचना में लेखक ने रिश्वत देने के लिए वजन शब्द का प्रयोग किया है। बिना वजन के कागज उड़ जाएंगे, इस व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। सरकारी दफ्तरों में फैली अव्यवस्था, भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी का वर्णन किया है। दोस्तों, लेखक का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो सरकारी दफ्तरों में और सरकारी कार्यों में, अर्ध सरकारी कार्यों में किस प्रकार से रिश्वतखोरी, घूसखोरी, चालाकी और बदमाशी से कार्य हो रहे हैं, इन्हीं सब का वर्णन है। इन्होंने यह भी बताया है, लेखक ने यह भी बताया है कि जो कर्मचारी अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण सरकारी सेवा में लगाते हैं, उनको रिटायर्ड होने के बाद किस प्रकार पेंशन के लिए दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते हैं। दफ्तरों के चक्कर काटने के उपरांत भी धन का चढ़ावा न चढ़ाने पर व्यक्ति को भूखे मरने की नौबत आ जाती है। लेखक का कहना है कि पूरे जीवन भर सरकारी जो जीवन के बहुमूल्य क्षण हैं, जो हमारे अमूल्य क्षण हैं, वो सरकारी सेवाओं में लगा देते हैं और अंत में किस प्रकार से सरकारी कर्मचारी को अपनी पेंशन के लिए परेशान होना पड़ता है। इस प्रकार सरकारी दफ्तर की दशा का ऐसा वर्णन किया है जो पाठक के सम्मुख दफ्तरों की अव्यवस्था एवं अनियमितता का परिचायक है। लेखक ने मानव की आधुनिकता पर भी प्रहार किया है। दोस्तों, यहाँ बताया है लेखक ने कि मानव की आधुनिकता की वजह से आज के युग में कोई साधु संतों को नहीं पूछता, साधुओं की भी अवहेलना करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो घूसखोर है, रिश्वतखोर है और चापलूस चालाक हैं, लोग उन्हीं को पूछते हैं। आजकल साधु संतों की कोई उनकी कोई बकत नहीं है, कोई उन्हें पूछता नहीं है, मानता नहीं है। और जो चालाक बदमाश हैं और जो कई गलत कार्यों में लिप्त हैं, तो लोग उनकी चापलूसी करते हैं और उनके आगे पीछे घूमते हैं। लेखक का इस व्यंग्यात्मक रचना लिखने का उद्देश्य ही था, क्योंकि देखिए, जब हम जिन परिस्थितियों से गुजर चुके होते हैं तो हमारे अनुभव ही हमें अपने जीवन में कई चीज़ें सीख दे जाते हैं। और ऐसे ही लेखक ने अपने जो अनुभव हैं और सरकारी दफ्तरों में होने वाले किस प्रकार से भ्रष्टाचार और कई ऐसी अनियमितताएं हैं जिनका वर्णन रचना के माध्यम से किया है। दोस्तों, आगे भी इसके जो और सारांश भावार्थ है वो आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में, जो NTA नेट के पाठ्यक्रम के लिए अत्यंत उपयोगी है। धन्यवाद।